5 क्लास के सभी बच्चों को पुनः एक बार वेलकम है। जैसे आप पिछले सीरीज में 17 पाठ को यानी 17 सीरीज तक आप हिंदी विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 8वें सीरीज में यानी कि 18वें सीरीज हम लोगों का है। आज 18वें सीरीज अर्थात सीरीज हम लोग का हो जाएगा 18, जो हिंदी विषय से चुनौती हिमालय की। अगर हम देखते हैं, हिमालय पहाड़ का नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। पिछले वर्ग में भी आपको इसके बारे में अध्ययन करने के लिए अवसर मिला है। और यहाँ चुनौती इस प्रकार की है हिमालय की, जो इस चुनौती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार की चुनौती है। जहाँ यह चुनौती के संदर्भ में, चुनौती समझते हैं ना, जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में चैलेंज कहते हैं, तो यहाँ हिमालय की चुनौती किस प्रकार की है, इस चुनौती के बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया है, जो हम अलग अलग ढंग से इसके बारे में जानेंगे। कि जैसे जोजिला से आगे जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं, क्योंकि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही संबंधित है, कि जोजिला से आगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यातायात के लिए यानी यातायात करते हुए वहां पहुंचते हैं, यानी कि मतायन पहुंचे। जो जिला से वो चलकर कहाँ पहुंचे, मतायन पहुंचे, तो वहां के नवजुवक कुली एक था। उस कुली ने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा, कुली ने क्या बताया कि साहब, यहाँ शाब लिखा हुआ है। जो शाब का मतलब आप समझ रहे हैं कि शाब यानी कि साहब, वह जल्दी में बोलने के क्रम में शाब बोलता है कि साहब, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन इस तरह से यहां देखा जाता है कि साहब, रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काट दिया। किशन जो था उसने क्या किया, कुली की बात काट दिया। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है, अगर वहां से चलते हैं तो बहुत चढ़ाई भी है और वह दूर भी है। तो वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछ देते हैं कि कितनी दूर है, तो बता रहा है कि 8 मील साहब। कुली ने जल्दी से ही उत्तर दे दिया कि 8 मील। 8 मील मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 8 मील का मतलब कितना होता है। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। तो 8 मील का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1.6 से 8 में गुणा करेंगे तो उतना किलोमीटर हो जाएगा। तो उसने बता दिया कि 8 मील साहब। तो देखिए आगे क्या होता है। बस तब तो जरूर चलेंगे, 8 मील मतलब क्या। जवाहरलाल नेहरू जो थे अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए, प्रश्नसूचक नजरें डालते हुए, या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर घूमने निकले थे और जो जिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। जो जिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की तरफ चले आए थे, अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए, और इस तरह से वह पूछे कि कौन कौन चलेगा हमारे साथ। जवाहरलाल नेहरू इस बात को जानना चाहते थे कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा। तो तुरंत यहाँ किशन जो था तुरंत ही आवाज दिया, तुरंत ही बोला, साहब मैं चलूंगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। यानी भेड़ चराने का काम जो क्या करता था, उसके जगह पे वो बोला कि भेड़ चराने के लिए मेरी बेटी चली जाएगी और मैं चलूंगा आपके साथ। तो अगले ही दिन की बात आ रही है कि अगले ही दिन यहाँ सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल नेहरू बाहर आ गए, और आकाश में रात्रि की जो कालिमाएं होती है, वह रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। जो सुबह होने का लालिमा होता है, जैसे आप देखेंगे कि सुबह में सूर्य जब निकलता है पूरब की दिशा से, तो निकलने के पहले, सूर्य के निकलने के पहले लालिमा पूरा छा लेता है। तो वैसा ही लालिमाएं जो थी वह फैलती जा रही थी। और तिब्बत के पठार की बात है। जो तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ जो चट्टानी थी, ऐसी चट्टानी इलाके जो थे वह दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक का जो चट्टानी इलाका था वह चट्टानी इलाके दिखाई दे रहे थे। और उदास फीके बर्फ के जो भी यहाँ देख सकते हैं कि बर्फ के ढके चट्टान पहाड़ सुबह की पहली किरणों को स्पर्श पाकर ताज की भांति यहाँ चमक
चमक उठे और इतने चमकने लगे कि दूर दूर से छोटे छोटे जो ग्लेशियर थे वह ऐसे लगते थे, यानी छोटे छोटे ग्लेशियर के रूप में जो दिखाई दे रहे थे, वे ग्लेशियर ऐसे मालूम हो रहे थे कि स्वागत करने के लिए पास सरकते ही आ रहे थे। वह ऐसे महसूस हो रहा था कि और करीब वो सरकते हुए नजदीक ही आ रहे थे। और तो और आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि सर्द हवाएं जो भी थी, सर्द हवाएं, तो सर्द हवाएं के झोंके जो थे हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जैसे आप देखेंगे कि सर्दी जब तेज बढ़ जाता है तो तेज बढ़ने पे क्या होता है कि शरीर में कंपन होने लगता है, हड्डियां जो होती है कड़क, वहां एक तरह से जो ठंडे का कड़क होता है आप अनुभव कर सकते हैं, दांत खटखटाने के जो क्रम होते हैं। तो इस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही थी। पुनः आपको यह यहाँ आभास होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल यानी कि जवाहर ने हथेली को क्या करना शुरू किया कि आपस में रगड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कड़ाके के ठंड के कारण हाथे ठिठुर रहा था। तो इन्होंने हाथ की हथेलियों पर रगड़ना शुरू कर दिया और रगड़ रगड़ के उसको गर्म कर रहे थे। गर्म करने के दौरान कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए थे, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि पहाड़ों के ऊंची चोटी पे चढ़ने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ता है। कमर में रस्सी बांध लेने से आदमी अगर उससे खिसकता भी है तो खिसकने के बाद वह नीचे गहराई तक नहीं जा सकता है, वो बीच में ही अटक जाएगा। तो इस तरह से वह कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए। और हिमालय की जो दुर्गम पर्वतमालाएं थी उसकी मुंह की स्थिति देखेंगे कि वो मुंह उठाए हुए एक तरह से चुनौती दे रही थी। और ऐसा चुनौती दे रही थी जिस चुनौती में आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी जो थे वह बिल्कुल उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए, यानी कैसे स्वीकार थे, यह चुनौती इस प्रकार की थी, यह सबके स्वीकार करने की वश की बात नहीं थी। खासकर भाई उनके जो थे किशन और कुल्ली सभी रस्सी को क्या किए थे कि रस्सी के साथ जुड़े थे। और किशन गरेडिये अब क्या हुआ कि साइड हो गया, इन लोगों से अलग साइड होकर इनका गाइड बनकर और इनके साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। इनके दिमाग में बातें हैं कि सिर्फ कितने मील पार करने हैं, तो 8 ही मील पार करने की बात है कि मात्र 8 मील ही पार करने हैं। और इस 8 मील के दूरी में आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। जैसे आपको शुरू में अध्याय के स्टार्टिंग में जो शुरुआत है कि चुनौती हिमालय की बात की गई है, इस चुनौती हिमालय में कि 8 मील की ही तो दूरी होगी, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना एक दुभर जैसा, यानी कि बिल्कुल दुभर स्थिति हो सकता है। और ऐसे पहाड़ी रास्तों पे ठंडे बर्फीले घाटियों पे चढ़ के जाना क्या इतना आसान नहीं था 8 मील की दूरी तय करना। फिर आप यह समझ लेंगे, आप ऐसे ठंडा में चलने की बात होता है या विशेष ठंडा होता है तो आपके कार्य करने की जो शैली होती है वह शांत पड़ जाता है। पुनः एक एक डग भरने में यहाँ कठिनाइयां हो रही थी, और इतनी कठिनाइयां हो रही थी कि रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधे की अगर हरियाली की बात करते हैं कि पेड़ पौधे की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन यहाँ देखने के लिए महसूस हो रहा था। और इतना खालीपन था कि कहीं एक फूल भी दिख जाता तो समझिए कि आंखों में एक तरह से ठंडक पहुंच जाती थी। कहीं एक फूल भी वहां नजर आए तो आंखें जो होती थी काफी खुश हो जाती थी। और इतना ही नहीं, अगर यहाँ बात करें हम कि सिर्फ पथरीली चट्टान देखने के लिए, यहाँ पथरीली चट्टान जो था सफेद बर्फ देखने के लिए मिलेंगे। और फिर बस इस गहरे सन्नाटे में बहुत मुस्कान था, और एक और सुसु करती हुई बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी तरफ ताजगी और स्फूर्ति भी देने का काम करती थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में उनको तकलीफें होने लगी। क्योंकि आपको यह बात भी मालूम होना चाहिए कि जब व्यक्ति ऊंचाइयों पर ऊपर जाता है तो वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, श्वसन क्रिया करने में तकलीफ पहुंचने लगता है। तो इस तरह से जैसे जैसे जवाहरलाल जो थे ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे उनको श्वसन करने में, सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगी। एक कुल्ली की नाक से यहाँ तक कि खून निकलने लगा, खून बहने लगा। और जल्दी से जवाहरलाल ने क्या किया कि उनका उपचार भी किया। क्योंकि आपको यह याद होना चाहिए, आपको यह याद रखने की जरूरत है कि जब आप ज्यादा ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे तो आपके ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा। और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो आपके नाक से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर के नस फूट सकते हैं, फट सकते हैं, और आप वहां पे
एक तरह का दूसरा प्रेशर अनुभव करेंगे और आपकी सांसें वहां पे अटक जाएगी और आदमी मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। तो उसी तरह की स्थिति था कि वहां ऊंचाइयां बढ़ रही थी, इन लोगों की स्थितियां खराब हो रही थी, क्योंकि दूरी कितना 8 ही मील की थी, लेकिन यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण सफर था। जल्दी से जब जवाहरलाल ने उनका उपचार किया, खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों से तनाव महसूस हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कान के पास जो नस होते हैं, इस नस से एक तरह से तनाव आ रहा था और लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। और ऐसे फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला, क्योंकि जो इरादा बदल लेते हैं वह अपने मंजिल को कभी पा नहीं सकते हैं। और जवाहरलाल ने यहाँ इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि बर्फ पड़ने लगी और फिसलन बढ़ गई। वहां जब बर्फ वहां मिलने लगा तो वहां एक तरह से फिसलन बढ़ गई, यानी फिसलन समझ ही रहे हैं आप, चलना बिल्कुल कठिन हो गया। और एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी तरह से चढ़ाई, यानी एक तरफ थके हुए थे और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सीधे चढ़ने की बात आ रही थी, कि सीधी चढ़ाई जो थी। तभी सामने एक बर्फीली मैदान उन लोगों को नजर आया। उन लोगों ने देखा कि एक सामने जो है बर्फीली मैदान है, चारों ओर हम शिखरों से वह मैदान देवताओं के मुकुट के जैसा महसूस हो रहा था। और ऐसे लग रहा था कि प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी वहां, आंखों को, मन को तरोताजा कर गई बस एक झलक दिखाकर। यह ऐसा था कि बर्फ के धुंधले के वह दिखा और उसके बाद ओझल हो गया। ओझल होना यानी कि छुप गया। कुछ देर के लिए वो दिखाई दिया, लेकिन फिर से वो क्या हुआ, लुप्त हो गया। दिन के उस समय 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। समय की अंदाजा करिए, शायद 16,000 फीट की या ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी तक चढ़े हुए थे जो अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे। आगे आप यहाँ पे आ रही है कि अमरनाथ की गुफा जो थी वह दूर दूर तक, ऐसे दूर दूर तक वो फैला हुआ था, यानी दूर दूर तक वो पता नहीं था कि अमरनाथ की गुफा को जो दूर दूर तक देखा जा रहा था वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस पर यहाँ हम पाएंगे कि जब दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इस पर जवाहरलाल की जो चाल थी वह ढीलापन होने लगा। क्योंकि जब दूर दूर तक कुछ स्थितियां दिखाई देती है, कुछ लक्ष्य दिखाई देता है, तो आदमी का हौसला और ज्यादा हतोत्साहित नहीं हो पाता है, बल्कि प्रोत्साहित होता है। और यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, जिससे यहाँ जवाहरलाल नेहरू के जो हौसले थे वह भी उसमें ढीलापन आने लगा था न बदले में, यानी और इस तरह से उनके बदन में सुस्ती होने लगी थी। हिमालय की चुनौती की बात अगर की जाए तो हिमालय की चुनौती तो जो दी थी, हिमालय ने अपना जो चुनौती दिखाया था, तो चुनौती निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे और खींचते जा रहा था। और इस तरह आगे बात आ रहा है कि साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते हैं, यानी कि वो बातें आ रही थी कि साहब अब लौट चलिए, वापस हम कैंप में चलते हैं, यानी पहुंचते दिन ढल जाएगा। अगर शाम तक हम लोग पहुंचते पहुंचते वापस चलेंगे तब तक दिन ढल जाएगा, एक कुली ने यह बात कहा। और इस तरह, लेकिन अभी तो अमरनाथ नहीं पहुंचे। यह शब्द जो था यहाँ जवाहरलाल ने कहा था कि अभी तो हम अमरनाथ नहीं पहुंचे। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह वापस होने का विचार सही नहीं है। वह तो दूर के जो बर्फ थे, यानी दूर बर्फ के उस मैदान के पार हैं। यहाँ बिशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली। यानी चढ़ाई जो था वो तो हम लोगों ने पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। अब जो बचा हुआ है आधे मील का मैदान ही बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को प्रोत्साहित किया। और इस तरह बच्चों अब देख रहे हैं कि यहाँ जब मन में हौसले हो उस तरह के बुलंदियों को छूने के लिए, तो आदमी छू सकता है, कहीं भी जा सकता है। और सामने बर्फ का जो यहाँ सपाट मैदान दिखाई दे रहा था, यानी ऐसे सपाट मैदान था वह दिखाई दे रहा था। उसके पार यहाँ दूसरी ओर से नीचे की तरफ, नीचे उतरकर गुफा तक यहाँ पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल जो थे वह फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना वह नहीं था, ऊबड़ खाबड़ था। ऊबड़ खाबड़ समझते हैं, सपाट यानी बराबर। तो जो दूर से वह सपाट दिख रहा था उतना सपाट वो नहीं था, वह ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ, यहाँ ताजी बर्फ ने ऊंची ऊंची जो स्थितियां थी, ऊंची ऊंची खाइयां थी, गड्ढे बर्फ के ढके हुए थे। और खासकर यहाँ और गजब की फिसलन वहां पे देखने के लिए मिल रहा था।
कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर क्या होता था कि अंदर धंसता जाता और बहुत नाप तोल कर कदम रखने पड़ रहे थे, न जाने कहीं ऐसे बर्फ में पैर न धंस जाए कि आदमी उसी में धंस जाए। ये तो चढ़ाई से तो मुश्किल था, पर यानी जो चढ़ने का स्थिति था उससे मुश्किल और ही लग रहा था कि उसी में आदमी धंस जाएगा बर्फ के अंदर, तब क्या होगा। और इस तरह से चलने की स्थिति में जवाहरलाल को काफी मजा भी आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार है। निकलने के लिए मतलब एक गहरी खाई थी, मुंह फाड़े हुए यानी मुंह बाए हुए, और लग रहा था कि वो उसी में निकल जाएगी, तो निकलने के लिए तैयार है। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि समझ पाए वे खाई में गिर पड़े। उसी खाई में जाकर गिर गए। साहब गिर गए, किशन चीखा। किशन ने आवाज दिया कि साहब गिर गए जवाहर। और इस तरह आवाज आ रहा है उनके भाई का कि जवाहर। भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई और वे खाई की ओर तेजी से बढ़ गए और इतने तेज आवाज में आवाज दिए कि यहाँ रस्सी से बंधे जवाहरलाल जो थे हवा में लटक रहे थे, क्योंकि आपको तो बताया गया था कि सभी के कमर रस्सी से बंधे हुए थे, तो हवा में लटक रहे थे, वो नीचे नहीं गए और लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा, दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, दोनों तरफ उनको लगा, बहुत चोट लगा उसमें, तो दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने और इतनी चट्टाने कि नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे और वहीं उनका एकमात्र सहारा था, क्योंकि उसके इधर उधर बस चट्टानों का स्थिति दिख रहा था और खासकर वह रस्सी पकड़ के अपने आप को उसी सहारे अपने आप को रोके हुए थे। जवाहर, आवाज आ रहा है जवाहर। ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी और मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन जो थे, भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए नजर आ रहे थे और हम चीख रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना। भाई ने हिदायत दिया कि रस्सी को कस के पकड़े रखना। और इस तरह जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि ऊपर तो फिसलन है और फिसलन के कारण ऊपर खींच लेना इतना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। उनकी आवाज थी कि मैं क्या चट्टान पर अपने पैर को रख के अस्थिर हो जाऊं। खाई की दीवार से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा, यानी इस तरह से जवाहरलाल जो थे ने खाई की दीवार से ऊपरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और खासकर पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले कहा जाता है कि धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई और खासकर आवाज आई कि घबराना मत जवाहर। भाई की आवाज जब सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे और ऊपर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी को वे पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां जैसे इस प्रकार से हो गई थी कि जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और कुल्ली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। खासकर धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल जो थे ऊपर पहुंचे और ऊपर पहुंचने के बाद मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। इतनी गहरी थी कि जब आदमी गिर जाएगा उस खाई में तो उसका पता भी नहीं चलेगा। तो कहा गया कि शुक्र है भगवान का। भाई ने गहरी सांस ली कि शुक्र है भगवान का, साहब चोट तो नहीं आई। एक कुली ने आवाज दिया कि साहब चोट तो नहीं आई। और इस तरह गर्दन हिलाकर कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने क्या उचित सामान भी तो नहीं था उस समय। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौट जाना पड़ा और अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। और इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है, जिसको लिखे हैं सुरेखा पांडेकर जी ने। और इसमें कुछ बच्चों आप लोगों के लिए प्रश्न यहाँ निर्धारित किए गए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको
खुद बनाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाद विवाद के संदर्भ में आप बातें करेंगे कि बर्फ के ढके चट्टान, जो भी चट्टानी पहाड़ हैं, तो ऐसे पहाड़ों के उदास और फीके लगन की क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती थी। और दूसरा प्रश्न है कि बताओ कि ये जगह जो है, यह जगह कहाँ पे है और ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और यह कब रौनक में लगती है। और इसके साथ अगला प्रश्न लिखोगे कि जवाहरलाल को इस सफर का क्या अनुभव मिला, अगर आप इस सफर में होते तो आप क्या करते। दूसरी बात अगर लिखेंगे कि यदि आप उस खाई में गिरे होते तो आप क्या करते। बस इतने प्रश्नों का उत्तर आपको बनाने हैं। आज के लिए हम लोग बस इतना ही पे समाप्त किया जाता है। फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज के साथ। और आज हिंदी पाठ्य पुस्तक आपके 18 पाठ के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और दूसरे विषय के लिए हम लोग दूसरे सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को एक बार पुनः सौहार्दपूर्ण धन्यवाद। वेलकम।